सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक से पाठ 8 शाम एक किसान। यह बेटा एक कविता है। इस कविता के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो बेटा पहले हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की जीवनी के बारे में जान लेते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म 15 सितंबर 1927 को बस्ती में हुआ था। इलाहाबाद से इन्होंने बीए की और सन 1949 में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी मूलतः कवि एवं साहित्यकार थे। उन्होंने दिनमान पत्रिका का कार्यभार संभाला तथा समकालीन पत्रकारिता के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को समझकर सामाजिक चेतना जगाने में अपना अनुकरणीय योगदान दिया। सर्वेश्वर जी मानते थे कि जिस देश के पास समृद्ध बाल साहित्य नहीं है उसका भविष्य उज्जवल नहीं रह सकता। अतः वे 1982 में प्रमुख बाल पत्रिका पराग के संपादक भी बने। 24 सितंबर 1983 को नई दिल्ली में उनका निधन हो गया। तो बेटा अब हम पढ़ते हैं इस कविता को। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। तो बेटा जैसे कि इन पंक्तियों को पढ़कर ही हमें स्पष्ट होता है कि यहाँ पर पहाड़ का चित्रण किसान के रूप में किया गया है। ऐसा लगता है जैसे वह किसान सूरज को चिलम की तरह पी रहा हो। सूरज जैसे कि सूरज अस्त हो रहा है और अस्त होते हुए जो शाम का दृश्य है, जैसे कि बेटा हमें पता है कि सूरज अस्त होते हुए कैसे दिखता है, लाल एक गोले की तरह दिखता है। तो यहाँ पे कवि ने कल्पना की है कि वह डूबता हुआ सूरज चिलम में जलता हुआ कोयले की तरह लग रहा है और उस पहाड़ रूपी किसान ने सिर पर साफा यानी कि पगड़ी बांध रखी है। वह पगड़ी बांधकर बैठ रखा है। अतः शाम का समय है, सूरज डूब रहा है और वह पहाड़ ऐसे लग रहा है जैसे कि उसने आकाश रूपी साफा होता है पगड़ी, आकाश रूपी पगड़ी को सिर पर बांध रखा है और सूरज रूपी चिलम को वह पी रहा है, खींच रहा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। पहाड़ घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। पहाड़ के नीचे जो नदी बह रही है वह ऐसे लग रही है जैसे कि किसान ने चादर को अपने घुटनों पर ओढ़ रखा है। पलास के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। ऐसा पलास का सामने जो क्या है, पलास का जंगल है, वह ऐसे लग रहा है जैसे कि अंगीठी जल रही हो। पलास के पेड़ों पे बेटा जब फूल खिलते हैं तो वह लाल रंग के होते हैं और जिस समय पलास के जंगलों में फूल खिलता है तो ऐसे लगता है कि पूरा जंगल लाल रंग का ही हो गया है। तो यहाँ पे कवि ने कल्पना की है कि जो पलास का जंगल है वह अंगीठी की तरह जल रहा है और पहाड़ रूपी किसान उस अंगीठी की आग को सेक रहा है। क्योंकि बेटा यहाँ पे शाम का समय है और सूर्यास्त हो रहा है, अंधेरा छा रहा है, लेकिन अभी सूर्य पूरी तरह से डूबा नहीं है, इसीलिए अंधेरा ज़्यादा नहीं है। तो कवि ने कल्पना की है कि जो पलास का पेड़ है, पलास का जंगल है, वह ऐसे लग रहा है कि जैसे अंगीठी में जलता हुआ
कोयला हो। अंधकार दूर पूरब में सिमटा है भेड़ों के गले सा। तो कवि कल्पना करता है कि जो पूरब दिशा में अंधेरा छा रहा है वह मानो ऐसे लग रहा है जैसे कि भेड़ों के गले सा। गल्ला होता है झुंड, तो भेड़ों का झुंड सिमट कर बैठा हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे भेड़ों का झुंड सिमट कर बैठा है। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो। तो कवि ने ये कहा है कि जो किसान बैठकर चिलम पी रहा है वहाँ उसे अचानक मोर ने आवाज दी। उसे अचानक मोर ने आवाज दी और उस मोर की आवाज ऐसे लग रही है जैसे किसी ने पुकारा हो। क्या पुकारा हो? सुनते हो। तो मोर की आवाज ऐसे लग रही है कि जैसे किसान को कोई अपनी तरफ पुकार रहा हो कि सुनते हो। चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। तो जैसे किसान को क्या लगा कि जैसे उसे किसी ने आवाज दी हो कि सुनते हो। तो किसान के हाथों में जो क्या थी? सूरज रूपी चिलम थी, वह पलट गई और अंधकार, उसके पलटने से क्या हो गया? अंधकार हो गया, चिलम बुझ गई और धुआं उठ गया। यहाँ पर किसान के रूप में चित्रण किया गया है कि जैसे ही किसान के हाथों से सूरज रूपी चिलम गिरी, अर्थात सूरज क्या हो गया? अस्त हो गया, वैसे ही धुआं उठा और अंधकार हो गया। सूरज डूब गया और चारों दिशाओं में अंधेरा छा गया, अंधकार हो गया। शाम समाप्त हो गई और रात्रि आरंभ हो गई। तो बेटा इस कविता में कवि ने जाड़े के मौसम की शाम का एक किसान के रूप में वर्णन किया है। इस कविता में बेटा कवि ने उपमा अलंकार और मानवीय अलंकारों का प्रयोग किया है। प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पहाड़, सूरज, जंगल, अंधेरा, नदी, इन सभी का जो कवि है उन्होंने मानवीकरण किया है। तो बेटा आपको यह कविता पढ़नी है, समझनी है। धन्यवाद।